मेरी बहन रिया की गायब होने की खबर ने मेरे दिल को एक गहरे शोक में डाल दिया। यह एक सामान्य दिन था जब मैंने अपनी बहन की आखिरी कॉल का संदेश सुना। वह जापान के एक छोटे से गांव यामाशिरा में छुट्टियां बिता रही थी, लेकिन अचानक उसका कोई संपर्क नहीं हुआ और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने तुरंत उसके दोस्तों और संपर्कों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह सब जानकर मैंने तय किया कि मैं खुद उसे खोजूंगी। मेरी बहन के बारे में सब कुछ जानने के लिए मैंने जापान की यात्रा की योजना बनाई। मेरे यात्रा की शुरुआत हवाई जहाज से हुई और जब मैंने यामाशिरा पहुंचा तो वहां का वातावरण अनुकूल और शांति भरा था। छोटे छोटे घर और हरे भरे खेतों के बीच में मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के अंदर बढ़ती गई, मेरी चिंता और भय बढ़ते गए। मैंने गांव के स्थानीय लोगों से रिया के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसकी जानकारी नहीं दे सका। गांव वाले बताते हैं कि रिया ने आखिरी बार जंगल में जाने की बात की थी। यह जंगल, जिसे अमात्सुनो मोरी कहा जाता है, न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे जापान के लिए एक रहस्यमय स्थान है। जंगल की ओर बढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि यह जगह उतनी ही रहस्यमय और खौफनाक है जितनी कि लोग बताते हैं। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी छांव ने पूरा वातावरण अंधेरा और भयानक बना दिया था। गांव के एक गाइड ने मेरी मदद करने का प्रस्ताव दिया। उसका नाम त्सुयोशी था और वह जंगल के बारे में काफी जानकार था। उसने मुझे बताया कि जंगल में बहुत सी अजीब घटनाएं घटती हैं और स्थानीय लोग इसे एक भूतिया स्थान मानते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे चारों ओर थी। हवा की ठंडक और अजीब सी खामोशी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। गाइड ने बताया कि यह जंगल उन लोगों के लिए अदृश्य रह सकता है जो बुरे इरादों के साथ अंदर जाते हैं। हमने एक कैंप लगाकर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल की चुप्पी और भी घनी हो गई। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने धीमे से रोने की कोशिश की हो। मैंने गाइड से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में भी एक भय का संकेत था। रात में मुझे अजीब सपने आए। मैं एक अंधेरे और ठंडे जंगल में भटक रही थी, जहां मुझे अपनी बहन की आवाज सुनाई दे रही थी। जब मैं उसे खोजने लगी तो अचानक वह आवाज रुक गई और मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रात की नींद में मैंने देखा कि एक पुराना धुंधला चित्र जमीन पर पड़ा है। चित्र में मेरी बहन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरी बहन इसी जंगल में कहीं फंसी हुई है? क्या यह जंगल हमें अपनी गहराइयों में छुपा रहा है? मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्यमय जंगल की गहराइयों में जाकर अपनी बहन की खोज करूंगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। लेकिन मुझे यह भी एहसास था कि इस यात्रा के दौरान मैं न केवल अपनी बहन की खोज कर रही हूं, बल्कि एक रहस्यमय जंगल की भी खोज कर रही हूं, जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने त्सुयोशी से मिलकर जंगल की ओर यात्रा शुरू की। त्सुयोशी ने अपने साथ एक बड़ी बैग उठाई, जिसमें विभिन्न उपकरण और आपातकालीन सामान था। मैं उसे देखकर थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि वह यहाँ का स्थानीय था और उसे जंगल की हर छोटी बड़ी बात पता थी। जंगल की ओर बढ़ते हुए त्सुयोशी ने मुझे बताया कि यह जंगल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अतीत में भी कई अजीब घटनाएं घटी हैं। उसने बताया कि कई लोग जंगल की गहराइयों में खो गए हैं और कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानियां मेरे दिल को और भी चिंतित कर रही थीं, लेकिन मैं अपनी बहन की तलाश में आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की ऊंचाई और घनी शाखाएं इतनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जंगल के भीतर पहुंच पा रही थीं। यह अंधेरा और भयावह था और हवा में एक ठंडक का एहसास हो रहा था। मैंने देखा कि त्सुयोशी भी चुप था और उसकी चाल में एक प्रकार की सतर्कता थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब है, मैंने त्सुयोशी से कहा। हाँ, उसने धीरे से कहा। यह जंगल अपनी खुद की कहानियां और रहस्यमय शक्तियां रखता है। जो लोग इसके अंदर भटकते हैं, उनके लिए यह कभी भी
पूरी तरह से अनजान रह सकता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। त्सुयोशी ने जंगल के एक पुराने रास्ते को चुना, जो कि उसके अनुसार एक प्राचीन मार्ग था। मार्ग में कई पेड़ गिर चुके थे और जड़ों के ऊपर चढ़कर हमें चलना पड़ा। जंगल की गहराइयों में जाते जाते मैंने महसूस किया कि इस जगह में कुछ अजीब बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, त्सुयोशी की बातों में घबराहट की झलक बढ़ती गई। हमने एक स्थान पर रुका जहां त्सुयोशी ने हमें एक पुराने मंदिर के बारे में बताया। मंदिर के पास एक सूखा तालाब था और उसकी दीवारों पर गहरे घाव और जंग के निशान थे। यह स्थान बहुत ही पुराना और सुनसान लग रहा था। त्सुयोशी ने कहा कि यह मंदिर जंगल के पुराने समय की याद दिलाता है और यहाँ के लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही परेशान करने वाला है। मैंने कहा, क्या ऐसा ही महसूस होता है जब आप इस जंगल में आते हैं? हाँ, त्सुयोशी ने कहा, यह जंगल कई लोगों के लिए एक रहस्य है। यहाँ की पवित्रता और अतीत की कहानियां कभी कभी आपको यहाँ की शक्तियों से जोड़ देती हैं। हमने थोड़ा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया और जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। पेड़ और शाखाएं इतनी घनी थीं कि मैं देख नहीं पा रही थी कि रास्ता कहाँ जा रहा था। हर कदम पर मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन मैं अपने डर को दबाने की कोशिश कर रही थी। त्सुयोशी ने हमें एक छोटे से कैंप स्थल पर ले जाया, जहां हमने कुछ समय आराम करने का निर्णय लिया। हमने खाना बनाया और कुछ बातचीत की। त्सुयोशी ने मुझे बताया कि जंगल में कई लोगों ने अदृश्य शक्तियों का सामना किया है और कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय जब अंधेरा पूरी तरह से छा गया था, हमें जंगल में से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें बहुत ही अजीब और रहस्यमय थीं। कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे चारों ओर धीरे धीरे चल रहा हो। त्सुयोशी ने कहा, यहाँ की रातें हमेशा ऐसी ही होती हैं। यह जंगल अपनी आत्माओं और रहस्यों को छुपाए हुए है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी बहन इस जंगल के रहस्यों से जुड़ी हुई है? क्या वह भी इन अजीब आवाजों और शक्तियों का सामना कर रही थी? मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और मैं अपने डर को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात की नींद में मुझे फिर से वही अजीब सपने आए। मैं उसी अंधेरे जंगल में भटक रही थी और मेरी बहन की आवाजें सुन रही थी, लेकिन इस बार आवाजें और भी स्पष्ट थीं और बहुत ही कातर लग रही थीं। क्या मेरी बहन सच में इस जंगल में फंसी हुई है? मैंने तय किया कि सुबह होते ही मैं और त्सुयोशी जंगल की गहराइयों में और आगे बढ़ेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे ताकि मेरी बहन की खोज पूरी हो सके। लेकिन मुझे यह भी एहसास था कि यह यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय जंगल के साथ एक गहरे और खौफनाक संबंध की भी शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें जंगल की गहराइयों में चमकने लगीं और मैं त्सुयोशी के साथ नाश्ते के बाद जंगल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गई। हमारी योजना थी कि हम जंगल के विभिन्न हिस्सों की जांच करेंगे और रिया के संभावित ठिकानों की तलाश करेंगे। जंगल की दिशा में जाते हुए त्सुयोशी ने मुझे एक प्राचीन पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी और उलझी हुई थीं कि उनकी छांव ने पूरा क्षेत्र अंधेरा कर दिया था। त्सुयोशी ने बताया कि यह पेड़ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पवित्र माना जाता है। यहाँ पर कई लोग पूजा करते हैं और इसे विशेष महत्व देते हैं। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां हैं, त्सुयोशी ने कहा। कहते हैं कि यह पेड़ जंगल की आत्माओं के संपर्क में है और यहाँ आने वाले लोग कई बार अदृश्य ताकतों का सामना करते हैं। मैंने पेड़ की ओर ध्यान से देखा। उसके तनों पर कई पुरानी लालटेनें और कपड़े लटके हुए थे, जो एक रहस्यमय और अनकही कथा की गवाही दे रहे थे। पेड़ के चारों ओर बहुत सारी पुरानी और घनी झाड़ियां थीं, जो पेड़ को एक अदृश्य शक्ति से घेरती लग रही थीं। हमने पेड़ के पास थोड़ी देर समय बिताया और त्सुयोशी ने मुझे कुछ पुरानी कहानियां सुनाई। उसने कहा कि इस जंगल में कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ अजीब आवाजें सुनने की बातें करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जंगल में रहने वाले आत्माएं अपने खोए हुए प्रियजनों की आत्मा को यहाँ से ले जाती हैं। यह जंगल
त्सुयोशी ने कहा। एक तरह से आत्माओं का निवास स्थान है। यहाँ की आत्माएं अपने अतीत को संजोए हुए हैं और कई बार अपने प्रियजनों को खींच लेती हैं। त्सुयोशी की बातें सुनकर मुझे एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या यह जंगल मेरी बहन को अपनी शक्तियों के माध्यम से अपनी ओर खींच रहा है? क्या रिया भी इन आत्माओं का शिकार बनी है? हमने जंगल की ओर गहराई में प्रवेश किया और रास्ते में हमें कुछ पुरानी वस्तुएं मिली, जैसे कि एक पुराना कपड़ा और एक बिखरा हुआ बर्तन। ये चीजें देखकर मुझे महसूस हुआ कि रिया यहां पर कुछ समय पहले रही होगी। मेरे दिल में एक आशा की किरण जगी कि शायद हम सही रास्ते पर हैं। जंगल की गहराइयों में एक अनोखा वातावरण था। वहां की हवा ठंडी और ताजगी भरी थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी चुप्पी भी थी। त्सुयोशी ने बताया कि यह चुप्पी कभी कभी जंगल की शक्ति का संकेत होती है। हमने एक जगह रुककर कुछ खाना खाया। त्सुयोशी ने जंगल की कुछ और कहानियां सुनाई। उसने बताया कि यहाँ पर एक बुढ़िया भी रहती है जो जंगल की आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानती है। बुढ़िया के पास जाकर हमें जंगल की गहराइयों के बारे में और जानकारी मिल सकती है। मैंने त्सुयोशी से पूछा, हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? वह जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। त्सुयोशी ने कहा, हम उसे कल तक ढूंढने की कोशिश करेंगे। जंगल में दिन भर की यात्रा के बाद शाम होने लगी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं और एक सुनसान अंधेरा फैलने लगा था। हमने एक सुरक्षित जगह पर कैंप लगाया और तंबू को ठीक किया। रात के समय फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे कि जंगल अपने भीतर से कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने त्सुयोशी से पूछा, ये आवाजें क्या हैं? यह आवाजें, त्सुयोशी ने कहा, जंगल की आत्माओं की हो सकती हैं। कभी कभी ये आत्माएं अपने अतीत की यादों को ताजा करती हैं और उनसे जुड़ी कहानियां सुनाती हैं। रात की नींद में मैंने फिर से वही अजीब सपने देखे। जंगल में मेरी बहन की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन इस बार आवाजें और भी तीव्र और कातर थीं। मैं बार बार जाग जाती और महसूस करती कि जंगल के अंधेरे और रहस्यमय वातावरण में खोई हुई हूं। जंगल में बिताई रात के बाद सुबह हुई और हमने त्सुयोशी के साथ जंगल की बाहरी सीमा की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। हमारी योजना थी कि हम बुढ़िया को ढूंढें और उससे जंगल के रहस्यों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। हमारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और मैं जानती थी कि जंगल की गहराइयों में अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जो हमारी खोज को और भी जटिल बना सकता है। लेकिन मैं अपनी बहन की तलाश में हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थी, चाहे इस रहस्यमय जंगल के अंधेरों में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। सुबह का उजाला फैलते ही हमने तंबू को समेटा और जंगल के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगे। त्सुयोशी ने कहा कि हमें बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी से हमें जंगल के रहस्यों के बारे में और पता चल सकता है। हमने जंगली रास्तों और घनी झाड़ियों के बीच से यात्रा की। जैसे जैसे हम जंगल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ते गए, पेड़ों की ऊंचाई और अंधेरा कम होता गया। रास्ता अब अपेक्षाकृत साफ था और हम तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। त्सुयोशी ने बताया कि बुढ़िया का नाम युमिको है और वह एक लोक कथा के अनुसार जंगल की आत्माओं की रक्षा करती है। युमिको के बारे में कई कहानियां हैं जो लोगों को जंगल की शक्तियों और अतीत के बारे में बताती हैं। बुढ़िया के पास जाने से हमें रिया की खोज में मदद मिल सकती है। हमने लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी बेहद साधारण थी। उसके चारों ओर घास और छोटे पौधे उगे हुए थे। युमिको के घर के पास एक पुराना चूल्हा और कुछ बर्तन रखे हुए थे जो यह दर्शाते थे कि बुढ़िया यहाँ अकेले रहती है। जब हम झोपड़ी के पास पहुंचे, त्सुयोशी ने दरवाजे पर हल्की सी खटखट की। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी के दरवाजे से एक वृद्ध महिला बाहर आई। उसकी आंखें छोटी थीं और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं। उसकी मुद्रा और चाल में एक प्रकार की गंभीरता थी और उसने हमें एक नजर में पहचान लिया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? युमिको ने त्सुयोशी से पूछा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक प्रकार की दयालुता भी थी।
हम यहाँ रिया की खोज में आए हैं, त्सुयोशी ने कहा। वह एक पर्यटक है जो जंगल में खो गई है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। युमिको ने हमें अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर एक साधारण सा स्थान था, जहां पुराने बर्तन और लकड़ी की चटाई पर बिछे गद्दे थे। बुढ़िया ने हमें बैठने के लिए कहा और उसने चाय तैयार की। चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन यह बहुत ही ताजगी भरा था। यह जंगल बहुत रहस्यमय है, युमिको ने कहा। यहाँ की आत्माएं और शक्तियां उन लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं जो उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं। मैंने युमिको से पूछा, क्या आप जानती हैं कि रिया यहाँ कैसे खोई हो सकती है? युमिको ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल में कई बार लोग अदृश्य ताकतों का शिकार बन जाते हैं। जंगल की आत्माएं उन लोगों की आत्मा को ले जाती है जो यहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं या जिनके मन में बुरे इरादे होते हैं। उसकी बातों से मेरे दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या रिया भी जंगल की इन आत्माओं का शिकार बनी है? क्या उसकी गायब होने की वजह भी यही है? युमिको ने कहा, इस जंगल में कई पुरानी कहानियां हैं। कई लोग यहाँ आए हैं और अपनी खोई हुई चीजों की खोज की है, लेकिन जो लोग यहाँ की शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं वे अक्सर उलझ जाते हैं। मैंने युमिको से पूछा, क्या आप हमें जंगल के उस हिस्से के बारे में बता सकती हैं जहां रिया आखिरी बार देखी गई थी? युमिको ने ध्यान से सुना और फिर कहा, उस क्षेत्र में एक पुराना झील है। लोग कहते हैं कि झील के पानी में कई बार अजीब सी चमक और आवाजें सुनाई देती हैं। यह झील जंगल की आत्माओं से जुड़ी हो सकती है। त्सुयोशी ने हामी भरी और कहा, हमने भी झील के बारे में सुना है। क्या आप हमें वहां ले जा सकती हैं? युमिको ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि झील की ओर जाने से पहले तुम्हें जंगल के नियमों को समझना होगा। यहाँ की आत्माएं बहुत संवेदनशील होती हैं और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम खुद को मुसीबत में डाल सकते हो। युमिको ने हमें जंगल के उस हिस्से का रास्ता बताया और हम तैयार होकर झील की ओर बढ़ने लगे। झील के रास्ते पर हमें कई पुरानी चीजें मिली, जिनमें से कुछ की परतें इतनी घनी थीं कि वे पूरी तरह से मिट चुकी थीं। हमने फिर से जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया और झील के पास पहुंचे। झील के पानी की सतह पर एक अजीब सी चमक थी और पानी के भीतर की गहराई के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अब क्या करना होगा? मैंने त्सुयोशी से पूछा। हमें यहाँ के वातावरण को ध्यान से देखना होगा और किसी भी अजीब चीज पर ध्यान देना होगा, त्सुयोशी ने कहा। झील के आसपास की वस्तुएं और पानी की सतह हमें किसी संकेत का पता दे सकती हैं। जंगल और झील का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था। यह जंगल और उसकी गहराइयां अब एक अदृश्य और खतरनाक शक्ति के रूप में महसूस हो रही थी। हमारी खोज अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और हमें यथासंभव सतर्क रहना होगा ताकि हम रिया और जंगल के रहस्यों की गहराइयों को समझ सकें। झील के पास पहुंचते ही वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। झील के पानी की सतह पर चमकती हुई परतें और उसकी गहराई में डूबे अंधेरे ने मन को बेचैन कर दिया। त्सुयोशी और मैं झील के चारों ओर घूम रहे थे और हर दिशा से आ रही अजीब आवाजें हमारे इर्द गिर्द की चुप्पी को तोड़ रही थीं। हम यहाँ पर क्या खोज रहे हैं? मैंने त्सुयोशी से पूछा जब वह झील की सतह को ध्यान से देख रहा था। हमें किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि या संकेत पर ध्यान देना होगा, त्सुयोशी ने कहा। झील की आवाजें और उसकी चमक हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकती हैं। हमने झील के चारों ओर का क्षेत्र अच्छी तरह से जांचना शुरू किया। वहां की जलवायु में एक ठंडक थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। हम झील के पास के तट पर चल रहे थे जब अचानक झील के पानी में हल्की सी लहरें उठने लगीं। तुमने देखा? त्सुयोशी ने कहा। ये लहरें बिना किसी स्पष्ट कारण के उठ रही हैं। मैंने झील के पानी की ओर देखा और महसूस किया कि लहरें बढ़ रही थीं। पानी की सतह पर कई छोटे छोटे बुलबुले उभर रहे थे और वहां की चमक और भी तीव्र हो गई थी। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमय और अजीब था। हमें पानी के करीब जाना चाहिए, त्सुयोशी ने कहा। शायद हमें यहाँ कुछ संकेत मिल सकता है। हम झील के किनारे के पास पहुंच गए और पानी की सतह को ध्यान से देखा। अचानक
पानी में कुछ हलचल हुई और मैंने देखा कि एक काला छायादार आकृति झील की गहराइयों से बाहर उठ रही है। यह आकृति एक मानव रूप जैसी लग रही थी, लेकिन इसका रूप अस्पष्ट और धुंधला था। क्या यह देख रहे हो? मैंने त्सुयोशी से पूछा। यह आकृति क्या हो सकती है? यह एक आत्मा हो सकती है, त्सुयोशी ने कहा। जंगल की आत्माएं अक्सर इस तरह के संकेत देती हैं। हमें ध्यान से देखना होगा कि यह आकृति हमें कुछ बताना चाहती है या नहीं। हमने ध्यान से देखा कि आकृति धीरे धीरे झील के तट की ओर बढ़ रही थी। उसकी छवि अस्पष्ट और धुंधली थी, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सी चेतावनी का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे आकृति पास आती गई, उसके चेहरे की विशेषताएं और भी स्पष्ट होने लगीं। क्या आप इसे पहचानते हैं? मैंने पूछा। क्या यह कोई खास व्यक्ति है? मुझे नहीं पता, त्सुयोशी ने कहा। लेकिन अगर यह आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है तो हमें उसकी ओर ध्यान देना होगा। हमने झील के पास बैठकर उस आकृति की ओर देखा। अचानक पानी के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। आवाज ने हमें विचलित कर दिया और हमें लगा कि झील की गहराइयों में कुछ बहुत ही खतरनाक छिपा हुआ है। त्सुयोशी ने कहा, यह आत्मा शायद हमें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है। हमें इसे और अधिक ध्यान से देखना होगा। जैसे ही हम और ध्यान से देखने लगे, आकृति ने अचानक एक धीमी और दर्दनाक चीख छोड़ी। यह चीख बहुत ही कातर और विचलित करने वाली थी। इसके बाद आकृति ने झील की गहराइयों में गायब हो गई और पानी की सतह फिर से शांत हो गई। यह चीख बहुत ही असामान्य थी। मैंने कहा, क्या इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ कुछ और भी है जो हमें नहीं पता? हो सकता है, त्सुयोशी ने कहा। इस तरह की आत्माएं अक्सर अपने दर्द और कष्ट को व्यक्त करने का प्रयास करती है। हमें इस संकेत को गंभीरता से लेना होगा। हमने झील के किनारे पर कुछ और समय बिताया, लेकिन कोई और अजीब गतिविधि नहीं दिखी। अंततः हम झील से दूर हो गए और त्सुयोशी ने कहा कि हमें वापस युमिको के पास जाकर उसे हमारे अनुभव के बारे में बताना चाहिए। हमने युमिको की झोपड़ी की ओर वापसी की। रास्ते में हमने झील की घटनाओं के बारे में सोचा और हमें यह समझ में आया कि इस जंगल में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं समझ आ रहा है। जब हम युमिको के पास पहुंचे तो हमने उसे झील में देखी गई आकृति और चीख के बारे में बताया। युमिको ने ध्यान से सुना और कहा, यह आत्मा शायद किसी व्यक्ति की है जो इस जंगल में किसी भी प्रकार की त्रासदी का शिकार हुआ है। क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? मैंने पूछा। युमिको ने कहा, जंगल की आत्माओं के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें महसूस होता है कि आत्मा का संकेत गंभीर है तो हमें इसकी जांच करनी होगी। हमने युमिको से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल यही कहा कि हमें जंगल के नियमों और शक्तियों को समझना चाहिए। इसके बाद हमने युमिको से विदा ली और जंगल की ओर गहराइयों में खोज जारी रखने के लिए तैयार हो गए। हमारी यात्रा अब और भी रहस्यमय हो गई थी। झील की घटनाओं ने हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया था और हमें उम्मीद थी कि आगे की खोज में हमें रिया के बारे में और जानकारी मिलेगी। झील से लौटने के बाद युमिको ने हमें सलाह दी कि हमें जंगल में कुछ और महत्वपूर्ण संकेत ढूंढने चाहिए। उसने कहा कि शायद झील की आत्मा ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमें और भी गहराई से जांच करनी होगी। हमने अगले दिन जंगल में खोज जारी रखने का फैसला किया। इस बार हम जंगल के उन हिस्सों की ओर बढ़े जहां पेड़ों की घनी छांव और अंधेरा अधिक था। त्सुयोशी का मानना था कि उन क्षेत्रों में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पा सकते हैं जो हमारे अनुसंधान में मदद कर सकती हैं। जंगल के भीतर यात्रा करते समय मैंने महसूस किया कि हमारे चारों ओर की हवा और भी भारी और ठंडी हो गई थी। यह महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ अजीब सा है जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। हमने ध्यान से चलना शुरू किया और आसपास की हर चीज पर निगरानी रखने लगे। हमने एक छोटे से खुले क्षेत्र में कदम रखा जहां पुरानी वस्त्रों के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। ये वस्त्र बहुत ही पुरानी और धूल भरी हुई थी और उनकी रंगत भी फीकी पड़ चुकी थी। त्सुयोशी ने इन वस्त्रों की ओर देखा और कहा, ये वस्त्र
यहाँ क्यों पड़े हैं? क्या ये किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़े हो सकते हैं? हमने वस्त्रों को ध्यान से जांचा। इनमें से कुछ वस्त्र बहुत ही पुराने और पारंपरिक लग रहे थे, जो स्थानीय संस्कृति से मेल खाते थे। मैंने महसूस किया कि इनमें से कुछ वस्त्रों पर अजीब सा धब्बा था, जैसे कि कोई गहरा लाल रंग की धब्बा हो। यह धब्बा कुछ रहस्यमय सा लग रहा था और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की जरूरत थी। सुयोशी ने कहा, ये वस्त्र किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित हो सकते हैं। हमें इन्हें युमिको के पास ले जाना चाहिए। शायद वह इन वस्त्रों की पहचान कर सके। हमने वस्त्रों को ध्यान से इकट्ठा किया और युमिको के पास लौटने का निर्णय लिया। लौटते समय जंगल का वातावरण और भी सघन और रहस्यमय हो गया था। जैसे जैसे हम युमिको की झोपड़ी के पास पहुंचे, हमें जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें जैसे कोई अनजान व्यक्ति बड़बड़ा रहा हो या किसी दूर के स्थान से आ रही हो। युमिको के पास लौटने के बाद हमने वस्त्रों को उसे दिखाया और उसके बारे में जानकारी मांगी। युमिको ने वस्त्रों को ध्यान से देखा और कहा, ये वस्त्र स्थानीय जनजातियों के हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी पुराने अनुष्ठान या घटना से जुड़े हुए हैं। क्या आप बता सकती हैं कि इन वस्त्रों पर लाल धब्बा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। युमिको ने कहा, लाल धब्बा अक्सर खून का संकेत होता है। यह हो सकता है कि इन वस्त्रों के साथ कोई हिंसक घटना जुड़ी हो। इस प्रकार की घटनाएं जंगल में आत्माओं के रूप में हमेशा छिपी रहती हैं। हमने युमिको की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वस्त्रों का लाल धब्बा शायद जंगल के गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा है। युमिको ने सलाह दी कि हमें वस्त्रों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हमें स्थानीय जनजातियों से संपर्क करना होगा, जो जंगल की प्राचीन कहानियों और परंपराओं को अच्छी तरह से जानती हैं। हमने युमिको से विदा ली और स्थानीय जनजातियों के संपर्क में आने का निर्णय लिया। यह यात्रा एक नई दिशा में थी और हमें उम्मीद थी कि इससे हमें रिया की खोज में और मदद मिलेगी। हमने जनजातियों के पास जाने के लिए जंगल के अन्य हिस्सों की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में हमें कई पुरानी और अजीब वस्तुएं मिली, लेकिन उनमें से कोई भी वस्त्रों की तरह महत्वपूर्ण नहीं थी। जब हम जनजातियों के पास पहुंचे तो हमने वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे मदद मांगी। जनजातियों ने वस्त्रों की जांच की और कहा कि ये वस्त्र उनके पूर्वजों के थे और एक पुराने अनुष्ठान से संबंधित हो सकते हैं। हमारी परंपरा के अनुसार इस तरह की वस्त्रें अक्सर उन घटनाओं का संकेत होती हैं जिनका संबंध आत्माओं और जंगल की शक्तियों से होता है। एक जनजातीय नेता ने कहा, यदि तुम्हें लाल धब्बा मिला है तो यह संभव है कि यहाँ कोई बड़ा कष्ट या त्रासदी हुआ हो। जनजातियों ने हमें सलाह दी कि हमें जंगल के पुराने मंदिर के पास जाकर वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। यह मंदिर जंगल के अंदर एक दूरस्थ स्थान पर था और वहां जाने से हमें पुराने अनुष्ठानों और घटनाओं के बारे में और जानकारी मिल सकती थी। हमने जनजातियों की सलाह पर अमल किया और जंगल के भीतर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में हम अधिक सतर्क हो गए और हर संकेत और आवाज पर ध्यान देने लगे। हमारे पास अब एक नया सुराग था और हमें उम्मीद थी कि इस नए सुराग की मदद से हम रिया की खोज में और सफल हो सकेंगे। जंगल की गहराइयों में अब हमें कई रहस्यों का सामना करना पड़ रहा था और यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जंगल में यात्रा करते हुए हमें स्थानीय जनजातियों से मिले सुराग के आधार पर प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ने की दिशा मिली। इस मंदिर का उल्लेख स्थानीय कहानियों में था और यह जंगल के गहरे और सघन हिस्से में स्थित था। हम समझ चुके थे कि मंदिर की ओर बढ़ना एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य होगा, लेकिन यह हमारी खोज के लिए महत्वपूर्ण था। रास्ते में हमने जंगल की अजीब और अंधेरी गलियों से गुजरते हुए सावधानी बरती। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते गए, जंगल का वातावरण और भी रहस्यमय और खतरनाक होता गया। ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने हमारी चिंता को और बढ़ा दिया। हमारी दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर जंगल के भीतर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। पहाड़ी की चढ़ाई
कठिन और थका देने वाली थी, लेकिन हमने इसे पूरी लगन और धैर्य के साथ पार किया। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि यह बहुत ही पुराना और जर्जर अवस्था में था। मंदिर के चारों ओर एक घना जंगल था और वहां की हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही पुराना और खंडहर हो चुका था। हमने सावधानीपूर्वक प्रवेश किया और भीतर का दृश्य देखा। मंदिर के भीतर का वातावरण बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी चित्रकला और शिलालेख थे जो स्थानीय जनजातियों की पुरानी परंपराओं को दर्शाते थे। इन चित्रों में पुरानी पूजा अर्चना और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान दिखाए गए थे। हमने मंदिर के भीतर ध्यानपूर्वक खोजबीन की ओर देखा कि कुछ स्थानों पर अजीब सी वस्तुएं पड़ी हुई थीं। इनमें से कुछ वस्तुएं पुरानी मूर्तियों, खंडहरों और प्राचीन उपकरणों के टुकड़े थे। यह सब देखकर हमें महसूस हुआ कि यह मंदिर कभी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा होगा, जहां लोगों ने पुरानी परंपराओं का पालन किया होगा। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं, त्सुयोशी ने कहा। हमें इस मंदिर के विभिन्न हिस्सों की जांच करनी होगी। हमने मंदिर के भीतर के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू की। एक कमरे में हमने एक पुराना संदूक पाया जो बहुत ही जंग लग चुका था। संदूक को खोलने पर हमने अंदर कुछ प्राचीन ग्रंथ और वस्त्रों के टुकड़े पाए। ये वस्त्र भी उसी प्रकार के थे जैसे हमने पहले झील के पास पाए थे, लेकिन यहां पर लाल धब्बा नहीं था। हमने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। ये ग्रंथ बहुत ही पुरानी भाषा में थे और उनका अर्थ निकालना मुश्किल था, लेकिन एक ग्रंथ में हमें एक संकेत मिला जो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहा था। यह ग्रंथ एक प्राचीन अनुष्ठान का विवरण देता है, त्सुयोशी ने कहा। यह अनुष्ठान एक विशेष घटना के दौरान किया जाता था जिसमें लोगों की आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया जाता था। क्या इस अनुष्ठान का संबंध हमारे खोज से हो सकता है? मैंने पूछा। हो सकता है, त्सुयोशी ने कहा। यहाँ की आत्माएं और इस अनुष्ठान का कोई संबंध हो सकता है। हमें इसे और गहराई से समझने की जरूरत है। हमने ग्रंथों और वस्त्रों की खोजबीन की और महसूस किया कि मंदिर के भीतर कई रहस्यमय और महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रहा हो। आवाज के साथ ही एक ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। हम दोनों ने तुरंत उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? मैंने त्सुयोशी से पूछा। हाँ, त्सुयोशी ने कहा। यहां पर कुछ अनहोनी हो रही है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमने मंदिर की ओर गहराई से जांच की और देखा कि एक कोने में एक पुराना चित्र था। चित्र में एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो एक विशेष अनुष्ठान कर रहा था और उसकी आंखें चमकदार और रहस्यमय लग रही थीं। इस चित्र ने हमें और भी अजीब एहसास दिलाया कि मंदिर में कुछ गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। हमने मंदिर में और अधिक समय बिताया और पता लगाने की कोशिश की कि इस स्थान पर कोई सुराग हो सकता है जो हमारी खोज में मदद कर सके। अंततः हमने निर्णय लिया कि हमें इस मंदिर को और ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए और इसके संकेतों को सही ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मंदिर की गहराइयों में जाने के बाद हमें कई सुराग मिले जो हमें रिया के बारे में और जानकारी दे सकते थे। इस यात्रा ने हमें एहसास दिलाया कि जंगल और इसके भीतर के मंदिर के रहस्यों को समझना हमारी खोज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारी खोज के अंतिम चरण में हम पूरी उम्मीद के साथ मंदिर के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार थे। हमने अब तक की सारी जानकारी को संजोया और सोचा कि हमें अंततः इस जंगल के गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। मंदिर में बिताए गए कई दिनों के बाद हमने सभी सुरागों और संकेतों को एकत्र किया। पुरानी ग्रंथों और वस्त्रों की जांच के बाद हमें यह विश्वास हो गया था कि मंदिर का रहस्य और इस जंगल का काला इतिहास हमारी खोज का केंद्रीय बिंदु हो सकता है। हमने आखिरी बार मंदिर के विभिन्न हिस्सों की गहराई से जांच की। एक दिन जब हम मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में थे, हमें एक पुराना अभिलेख मिला। अभिलेख बहुत ही पुरानी भाषा में लिखा गया था और उसमें एक विशेष अनुष्ठान का विवरण था। यह अभिलेख हमें बताता है
कि यहाँ एक प्राचीन आत्मा की पूजा की जाती थी। त्सुयोशी ने कहा, इस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होता था। अगर यह अनुष्ठान सही ढंग से नहीं किया गया तो आत्मा क्रोधित हो जाती थी और जंगल के भीतर अराजकता फैल जाती थी। क्या यह उस अनुष्ठान का हिस्सा है जो हमें यहाँ खींच रहा है? मैंने पूछा। सभी संकेत यही बताते हैं, त्सुयोशी ने उत्तर दिया। हमें समझना होगा कि इस आत्मा को कैसे शांत किया जाए ताकि हम रिया को बचा सकें और जंगल के रहस्यों को सुलझा सकें। हमने अभिलेख की सामग्री को समझने के लिए दिन रात काम किया। अंततः हमें यह समझ में आया कि आत्मा को शांत करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए हमें जंगल में एक खास स्थान पर एक पवित्र अग्नि जलानी होगी और वहां प्रार्थना करनी होगी। हमने पूरी तैयारी की और तय किए गए स्थान पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। यह स्थान मंदिर के बाहरी इलाके में था, जहां एक पुराना वट वृक्ष खड़ा था। हमें इस वृक्ष के नीचे एक पवित्र अग्नि जलानी थी। हमने अग्नि को प्रज्वलित किया और अभिलेख में बताए गए अनुसार अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। अग्नि की गर्मी और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हमने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हमें एक अजीब शांति का एहसास हुआ। जंगल का वातावरण हल्का और शांत हो गया। हमें महसूस हुआ कि कुछ गहरा बदल चुका है और आत्मा को शांत किया गया है। हमने जंगल की गहराइयों में एक बार फिर से खोजबीन की और रिया को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार हमें एक गुफा मिली जिसमें रिया कैद थी। रिया को सुरक्षित निकालने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम सफल रहे। रिया को जंगल से बाहर लाने के बाद हमने स्थानीय जनजातियों को बताया कि कैसे हमने जंगल के रहस्यों को सुलझाया और आत्मा को शांत किया। जनजातियों ने हमारी मेहनत की सराहना की और हमें धन्यवाद कहा। हमने रिया को उसकी परिवार के पास सुरक्षित वापस भेज दिया और अपनी यात्रा का समापन किया। इस यात्रा ने हमें न केवल जंगल के रहस्यों को सुलझाने का अनुभव दिया, बल्कि हमें यह भी समझाया कि विश्वास, धैर्य और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमने इस अनुभव से सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक सत्य होता है और उसे समझने के लिए हमें गहराई से जाना पड़ता है। इस जंगल की यात्रा ने हमें एक नई दृष्टि दी और हमें यह एहसास दिलाया कि जीवन में सच्ची खोज और समझ की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है।